पढ़ने जा रहे हैं और वेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे इसको पहले समझ लीजिए। एक्चुअली वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन भी है। मींस मोस्टली जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने पढ़ी उसमें वेक्टर क्वांटिटीज भी हैं। तमाम क्वांटिटीज जो फिजिक्स में आपने पढ़ी वो वेक्टर भी है। तो यहाँ पर हम वेक्टर ऑपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, मींस वेक्टर के एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कह लीजिए अलजेब्रा ऑन वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट ये पढ़ने जा रहे हैं और डिवीजन वेक्टर्स का नहीं होता। तो देखिए वेक्टर्स जो आपका डिपेंड कर रहा है वो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। क्वांटिटी आपने पीछे भी पढ़ा है, पूरी कैलकुलस आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करी। वहां पर क्या था, वेरिएबल और कांस्टेंट। भाई क्वांटिटी आपने वहां भी पढ़ी कि मेन आपकी क्वांटिटी जो आपने कैलकुलस में शुरू की वहां पर भी क्वांटिटी दो तरीके की होती थी, एक वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल खुद दो तरीके का होता था, कांस्टेंट खुद दो तरीके का होता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो वेक्टर की स्टार्टिंग हम करने जा रहे हैं वो क्वांटिटी से ही स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पर भी क्वांटिटी का ही रोल है। तो देखिए यहाँ पर जो हम क्वांटिटी के नाम से पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, ये क्वांटिटी या ये कह लीजिए यहां पर वेक्टर भी एक मिनट क्वांटिटी के बजाय हम यहां पर कह दें देखिए तो ये क्वांटिटी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये यहाँ पर भी दो तरीके की होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी क्या स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर भी ये चीज डिपेंड कर रही है किस पर, क्वांटिटी पर भी। तो उसी क्वांटिटी का एक पार्ट क्या है, वेक्टर है। तो ये भी जिस तरीके से आपने कैलकुलस में पढ़ा सारी चीजें हम वही ही पढ़ने जा रहे हैं, कुछ और चेंज करने नहीं जा रहे। तो स्टार्टिंग बल्कि कह लीजिए अभी आप क्वांटिटी से ही करने जा रहे हैं। ये तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। और ये सारे वर्ड्स जो यूज होते हैं वो फिजिक्स में ही यूज होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी मींस क्या, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और डायरेक्शन हो, तीनों चीज का होना मस्ट है। मैग्नीट्यूड उस मैग्नीट्यूड की यूनिट और उसकी क्या डायरेक्शन, ये जरूरी है। और स्केलर क्वांटिटी मींस जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और साथ में क्या हो, ये दोनों चीजें मस्ट है। अगर खाली मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट नहीं हुआ, तो वो चीज आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी किधर, बोलिए रियल नंबर्स में। सारी की सारी चीजें ट्रांसफर हो जाएंगी किसमें, रियल नंबर में। ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जिस क्वांटिटी को आप फोकस करने जा रहे हैं वो हमारी कोई और नहीं है, क्या, वेक्टर क्वांटिटी मींस इसमें तीन चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और सिर्फ यूनिट है तो वो क्या बन जाएगी, स्केलर। ये चीज आप फिजिक्स में पढ़ के आए, बखूबी पढ़ के आए, इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब आइए तो यहां पर जो वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये इस वेक्टर्स के बारे में कुछ हमें मेनली डेफिनेशन से ध्यान रखनी है, पहले बेसिक चीजें। तो वेक्टर को आपने देख ही लिया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो और क्या हो, डायरेक्शन हो, तीन चीजें होना मस्ट है। और यहां पर इस वेक्टर का हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मेन रोल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ही है। यानी मीन्स क्या कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। और फिजिक्स में इन देखिए एक चीज और हम आपको बता दें, जो हमको मैथ्स में जरूरत है उसी चीज को हमने क्वांटिटी में लिया है। क्वांटिटी में आपने और भी फिजिक्स में बहुत सी चीजें पढ़ी है, फंडामेंटल, ड्राइव, तो हम उधर नहीं जा रहे हैं, हमें उससे नहीं मतलब है। हम साइड से निकल आ रहे हैं किसके लिए, मैथ्स के लिए, जहां पर हमें वेक्टर पर क्या करना है, अलजेब्रिक ऑपरेशन करना है। तो हम उधर की ओर नहीं जा रहे हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए मेन रोल है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, वेक्टर का। अब यहाँ पर इसको जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए। एक मैग्नीट्यूड हो, दूसरा क्या हो, यूनिट हो, तीसरा क्या हो, डायरेक्शन हो। ये तीनों चीजें उसमें आनी चाहिए। अब आ जाइए, हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर कि किसी भी वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जो उसकी लेंथ होगी, वो किसको शो करेगी, मैग्नीट्यूड को। यूनिट के बगैर लाइन सेगमेंट लेंगे नहीं। लाइन सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, लाइन की बात नहीं कर रहे हैं। जब सेगमेंट होगा तो जाहिर उसकी लेंथ होगी। लाइन की बात हमने नहीं की, ध्यान रखिएगा। तो लाइन तो आप उसी कोई लेंथ होती नहीं है कि होती है, इसीलिए हमने लाइन सेगमेंट की बात की है। तो जाहिर जब सेगमेंट आएगा तो वो क्या होगा, एक लेंथ के साथ आएगा। जब लेंथ आ जाएगी तो हर वेक्टर क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ की यूनिट में। और लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। लेकिन अब अपने कॉपी के हिसाब से चलेंगे तो जाहिर सेंटीमीटर लेंगे, किलोमीटर तो लेंगे नहीं कॉपी के हिसाब से, या मीटर तो लेंगे नहीं। तो अब यहां पर क्या हो गया, तो उसमें दो चीजें आ गई। जब लाइन सेगमेंट लेंगे तो उस लाइन सेगमेंट में क्या आ गई, बोलिए भाई, लेंथ आ गई। और लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड यहां पर जो हमने यहां पर लिखा है वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखिए, यहां पर जो मैग्नीट्यूड का सेंस क्या है, वो पॉजिटिव के है। और किसी भी चीज का जब मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो पॉजिटिव ही बोलते हैं। यूनिट आपने ले ही ली लेंथ में, हर यूनिट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में। और उसके बाद डायरेक्शन की वजह से वो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और निगेटिव होता है। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो उसमें डायरेक्शन होता है उसकी वजह से वो क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। और स्केलर क्वांटिटी क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड और सिर्फ यूनिट होती है। तो क्वांटिटी का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम नाम भी नहीं ले रहे हैं, या कहिए एक आध नाम लेकर के आप बता दें। जैसे फोर्स आप पढ़ के आए हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम किलोग्राम की बात करें तो क्या है, मास की बात करें तो सॉरी मास की बात करें तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो उधर नहीं जाना है हमको। अब आइए हम बाईपास निकल करके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पे आने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए कोई फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है और इसमें डायरेक्शन जरूर बोली जाएगी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है तो डायरेक्शन हम बोल दे रहे हैं। और डायरेक्शन को यहां पर अभी हम बोलेंगे कैसे, वो देखिए समझ लीजिएगा ये। तो अब यहां पर क्या करने जा रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स ले लिया है तो ये फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो ही गई 10 न्यूटन। अब यहां पर क्या कर ले रहे हैं, लेट इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि यहां पर आपको करना क्या, जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हर क्वांटिटी को लाइन सेगमेंट से ही रिप्रेजेंट करना है। तो जितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं जब उनको लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करना है तो आपको करना क्या है कि हर इस वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट को किस में लेट करना है, सेंटीमीटर में, तभी वो लेंथ में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो ये अब हमने क्या किया, ये एक लेंथ हमने ड्रॉ कर दी, कितने सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की। अब इसके चूंकि ये लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पे नाम देना मस्ट है, जिससे आपको पता हो कि हाँ आपने कहां से कहां तक की इसकी लेंथ ली है। इस लाइन सेगमेंट का और एंड मस्ट है, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो लाइन हो जाएगी और उसको फिर चाहे इतना एक्सटेंड करा दीजिए। अब यहां पर देखिए डायरेक्शन मस्ट है, तो इसी लाइन सेगमेंट से ही ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी।
इसी लाइन सेगमेंट से ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी। और डायरेक्शन जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ और नहीं करेंगे, इस पर चाहे बीच में चाहे जहां चाहे एंड पर एरो बना दीजिएगा। एरो का मतलब इसमें डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन है इसकी। और डायरेक्शन इस समय ज्योमेट्रिकली अगर हम देख रहे हैं तो कहां है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, यही डायरेक्शन है इसकी। अब वो नॉर्थ टू ईस्ट लेना चाहे ले लीजिए, ईस्ट लेना चाहे ले लीजिए, साउथ लेना चाहे ले लीजिए, अकॉर्डिंग टू वो रहेगी। और चूंकि जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सिर्फ एरो बना देंगे। एरो बनाने का मतलब ही हुआ कि ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो एरो कहीं पर भी बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए जो ये ए टू बी इसकी लेंथ है, यही मैग्नीट्यूड हो गया। जो ए टू बी लेंथ है यही क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और मैग्नीट्यूड क्या बताया अभी, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो जाहिर है। अब देखिए इसी वेक्टर को एक चीज और जान लीजिए कि डायरेक्शन किसकी ओर है, पॉइंट बी की ओर है, फ्रॉम ए टू बी है। अब यहां पर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर है जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में, वही हमको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। बाकी तो जब हम बोलेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में है, साउथ में है, ईस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में, कहां, वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इस पे एरो लगाने का मतलब ही कि डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है। लेकिन ये ए टू बी नहीं है, ये एक्चुअल उसकी वही डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी जहां इसको लिया गया है। बात समझ में आ गई? इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अलग बात हो गई। अब देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं। जब उसको लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो उस लाइन सेगमेंट में दो चीजें होती है। एक होता है इनिशियल पॉइंट, जहां से इसका मैग्नीट्यूड स्टार्ट हो रहा है, जिसकी ओर जहां से इसकी डायरेक्शन कंसीडर की गई है फ्रॉम ए टू बी। तो जिधर से डायरेक्शन कंसीडर की गई, मेन रोड डायरेक्शन का है, वो इनिशियल पॉइंट कहलाता है। और ये जिधर जहां तक इसकी लेंथ ली जाती है डायरेक्शन में, वो क्या कहलाता है, एंड पॉइंट। या इसी का दूसरा नाम है क्या, टेल। या इसी का, इसके कंपैरिजन में दूसरा नाम क्या है, लेकिन हम इनिशियल और एंड पॉइंट, या एंड पॉइंट का दूसरा नाम है क्या है, टर्मिनल पॉइंट, तो हम ये भी कहेंगे। ठीक है ना, हम जो हम यूज करेंगे वो इनिशियल और एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसी 10 न्यूटन के फोर्स को हमने लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब उस लाइन सेगमेंट में दो पॉइंट्स है, एक इनिशियल पॉइंट है, एक क्या है, एंड पॉइंट है। तो अब क्या होगा, इसी वेक्टर क्वांटिटी को हम इनिशियल और एंड पॉइंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। कर सकते हैं नहीं बल्कि करेंगे। तो अब ये वेक्टर ए बी, ऊपर एरो लगाना मस्ट है। अगर एरो नहीं लगा रहे हैं तो फिर पता तो नहीं, वो आपने कोई लेंथ तो नहीं ले ली वैसे ए से बी, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये ऊपर एरो लगने का मतलब ही हुआ कि जब इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हमने फ्रॉम ए टू क्या ली है, बी है। लेकिन ये ए टू बी हमने कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी एक्चुअल डायरेक्शन कहीं और है। क्योंकि जब हम लोग कॉपी में पढ़ेंगे तो जाहिर है उसकी डायरेक्शन तो अपने हिसाब से हम कंसीडर करेंगे, लेकिन जो इसकी एक्चुअल डायरेक्शन वो बोला जाएगा कि फ्रॉम एक्स एक्सिस टू 30 डिग्री, फ्रॉम एक्स एक्सिस टू 60 डिग्री, ये सब बोला जाएगा उसका। अब आ जाइए, जब हम किसी वेक्टर को लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका रिप्रेजेंटेशन किसके फॉर्म में हो जाएगा, इनिशियल और एंड पॉइंट के फॉर्म में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां पर हमने कोई वेक्टर इसी तरीके से सी डी लिख दिया, इसका मतलब क्या कि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम सी टू डी हम इस कॉपी में रिप्रेजेंट करेंगे और लेंथ क्या है, सी से डी है। अगर यहां पर इसका हम मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं, अब देख लीजिए क्या देखना चाह रहे हैं, मैग्नीट्यूड, जो हमने लिखा है ये। तो अब इसी लाइन सेगमेंट में मैग्नीट्यूड को भी हम रिप्रेजेंट कर दें। जो हमने इसमें कहा है क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है और क्या है, डायरेक्शन, सारी चीजें आ गई। बचा क्या है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के बारे में क्या बताया, लेंथ से रिप्रेजेंट होगी। तो लेंथ हमने यहाँ पे किसका, लेंथ जनरली हम लोग किससे लेते हैं, लाइन से लेते हैं, लाइन सेगमेंट से लेते हैं। तो वही इसी की लेंथ ले लीजिए, किसकी, वेक्टर ए बी की। और लेंथ लेने का मतलब क्या कि मॉडुलस लगाने का मतलब ही हो गया कि हमने सिर्फ इस समय ए से बी लेंथ कंसीडर की है। और जो लेंथ आप ट्रायंगल वगैरह में साइड में पढ़ के आए वही,
लेकिन नहीं, वो दूसरी चीज है, यहां पर ये दूसरी चीज है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो मॉडुलस लगने का मतलब ही हुआ कि उस क्वांटिटी को हमने स्केलर नहीं बनाया है, उस क्वांटिटी का हमने क्या लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। और वो मैग्नीट्यूड क्या है, ए टू बी लेंथ है, फ्रॉम ए टू बी, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल हो गया। अगर हम कहीं पर भी क्वांटिटी को ऊपर वेक्टर लिख करके आए हैं, ए बी वेक्टर लिख करके आए हैं, तो अगर हम इसको खाली ए बी भी लिख देंगे तो अंडरस्टूड है कि हमने मॉडुलस लिया, क्योंकि ए से बी लेंथ ही ली है, कुछ और नहीं लिए। लेकिन इसका हमने पहले रिप्रेजेंटेशन कॉपी में किया है, तब ऐसे नहीं जहां पाए ए बी लिख दे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया किसका, वेक्टर ए बी का। और वही ए से बी उसकी लेंथ ही क्या बन गई, मैग्नीट्यूड बन गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। तो मॉडल लगाना जरूरी नहीं, लगाएं या ना लगाएं, लेकिन नहीं लगा रहे हैं तो इस चीज को हम पहले ऊपर कहीं क्या रिप्रेजेंट करके आए हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट करके आए हैं। तब या ये कहीं बोल दें लेट ए बी इज अ वेक्टर, तब लिख दें उसका मैग्नीट्यूड खाली चली दे, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? बात समझ में आ गई ना? तो ये आपका हो गया क्या, मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ज्योमेट्रिकली देखिए, मैंने सारी चीजें जो वहां पर आपको डेफिनेशन में बताया कि उसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन होनी चाहिए, उसी चीज को मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने में हमको दो चीजें नजर आ गई, क्या, इनिशियल और एंड पॉइंट। और उस वेक्टर को अब इसके फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, भी आप इसको देखेंगे कैसे इंपॉर्टेंट है, भी आपको आगे पता चलेगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे चले। अरे देखिए समझिए, जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे हर चीज का सिंबल पढ़ा है, फिजिक्स में आपने हर जगह सिंबल पढ़ा है, उसी तरीके से ये जो वेक्टर आपका इनिशियल एंड पॉइंट के फॉर्म में है, आगे चल करके इन्हीं वेक्टर्स को हर जगह हम इनिशियल एंड पॉइंट नहीं यूज करेंगे। हम जब अभी प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हम ये यूज करें, इसको यूज ही नहीं करेंगे, जरूरी ही नहीं, वहां पर फिर हम सिंबल यूज करेंगे। अब जैसे ये हमारा वेक्टर ए बी है, इसी को अब हम अल्फाबेट ऑर्डर में इसको हम जैसे पीछे लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, ए बी सी, वही चीज रिप्रेजेंट करने जा रहा है। एक्स वाई जेड किसी से रिप्रेजेंट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर खाली हमने ए से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या गारंटी वेक्टर है भाई? इसकी गारंटी लेने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एरो। तो एरो ही आप ऊपर लगा दीजिए। यही मीन्स क्या कि जो क्वांटिटी ए ली है मैंने, ये कोई और नहीं है, क्या है, वेक्टर। एरो लगने का सेंस ही वेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी को अगर हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है, इसी को जैसे हम मैग्नीट्यूड किया है, तो यही मैग्नीट्यूड ए, ये जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके फॉर्म में, ए के फॉर्म में, तो क्या करेंगे, ए ये क्या लगा दे इस पर, मॉडुलस, कि हमने इसका मॉडुलस ले लिया है। आप लोग क्या करिएगा, इस वेक्टर के साथ ही मॉडुलस लगाइएगा। लेकिन अगर हम फिर बोल रहे हैं इस, अगर खाली ए लिख दिया तो रॉन्ग हो गया, एरो का लगना मस्ट है। तो मेन रोल यहां पर क्या है कि अब इसी वेक्टर को आगे, जैसे हम लोग हर सिंबल अब तक दिए हैं, मैथमेटिक्स में तो हम लोगों ने ज्यादा सिंबल पढ़ा नहीं है। जो सिंबल आपने पढ़ा कहां पढ़ा, फिजिक्स में, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास है कि नहीं है, वेलोसिटी है। तो उसी तरीके से अब हम, क्योंकि फिजिक्स की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, इसी को हम एक अल्फाबेट ऑर्डर में किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और रिप्रेजेंट करने का मतलब कि उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एरो, ये मस्ट है। तो अब इसमें, इस वेक्टर में ऐसा नहीं कि हमने उसका इनिशियल एंड पॉइंट गायब कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें लेंथ है, इनिशियल एंड पॉइंट है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कुछ जगहों पर इसको पढ़ेंगे, कुछ जगहों पर इसको पढ़ेंगे, मोस्टली इसी को पढ़ेंगे। जब अभी एडिशन पढ़ेंगे तो इसके फॉर्म में पढ़ेंगे, वो इंटरेस्टिंग होगा। अगर इसके फॉर्म में पढ़ेंगे तो फिर वहां पर जैसे कहते हैं अभी एक्स और वाई को ऐड करिए, तो आप क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई लगा देंगे। अगर दो क्वांटिटी वेक्टर ले लें, ए और बी, कहते हैं इनको ऐड करिए, तो आप बीच में काहे का साइन लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे। इसके अलावा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मेन रोल एडिशन में भी इसी का होगा, सब्ट्रैक्शन में भी इसी का होगा। और अगर अदरवाइज दो वेक्टर ए और बी सिंबल के साथ लिख देंगे, तो हमारी जो पीछे क्लासेस में हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, एक्स और वाई को ऐड करना, भाई वहां पर भी तो आपने क्वांटिटी को एक्स और वाई लिखा है, खाली क्या लगा दिया, प्लस। वही चीज हम यहां पर भी करेंगे, तो हमारा फिर एडिशन क्या रह गया,
या तो फिर हमको ए और बी जैसे सेम उसके फॉर्म में दिया जाए, जो भी आप आगे पढ़े हैं फिजिक्स में, आई जेके के फॉर्म में, उसकी बात नहीं करना चाह रहे हैं तो आप सेम क्वांटिटी को ऐड कर लेते, तो वही एडिशन हो गया। तो क्या हमारे पास बचा पढ़ने क्या, तो फिर हम सीधा वही ना बता दें। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी हम आगे बात करेंगे। अब देखिए इसी वेक्टर से रिलेटेड कुछ चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर की बेसिक चीजें जिसका यूज आगे हम करेंगे हर चीजों में। इसमें पहला पढ़ने जा रहे हैं हम नल वेक्टर। अब देखिए नल वेक्टर कहते हैं किसे हैं, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0। अब आगे अभी हम नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्शन के बारे में अभी हम नहीं बोल रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम ज्योमेट्रिकली डिफाइन करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि नल वेक्टर आपने देखा एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, जो आपने ये नाम दिया ए और बी। इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, एंड पॉइंट क्या है, बी है। तो यहां से अब हम, और उसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी। अब वो कहीं भी हो सकती है। अब यहां से हम नल वेक्टर को डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी मींस क्या, ऐसा वेक्टर, उसी मैग्नीट्यूड क्या बोला हमने 0, उसी चीज को फॉलो करने के लिए अब हमें ऐसी लेंथ लेनी है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए। और 0 किसका होता है भाई, मैग्नीट्यूड 0 किसका होगा, लाइन के फॉर्म में, पॉइंट का। मींस क्या कि अब यही वेक्टर हमारा नल बनने जा रहा है, कहीं अलग से नहीं आने जा रहा। तो ये बी पॉइंट किस पे आ जा रहा है, ए पर। तो मींस क्या हुआ, नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। मींस क्या, ऐसा वेक्टर जिसका एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, वही क्या कहलाएगा, नल वेक्टर। अब बी कहां पर चला आया, क्वांटिटी वेक्टर ही है, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ए ये, और बी जब ए पर चला आया तो डायरेक्शन क्या हो गई, फ्रॉम ए टू ए। तो अगर ये ए टू ए, इसको यहां पर हम दिखाएं तो क्या कोई डायरेक्शन नजर आ रही है भाई, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पर, तो क्या डायरेक्शन कभी ये मिलेगी कि किसी पॉइंट पर हो उसी जगह पर आ जाए, डायरेक्शन तो कहां होगी, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका रिजल्ट क्या मिला कि इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, यानी डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यही आपका नल वेक्टर हो गया। इस फॉर्म में भी नल वेक्टर नजर आएगा। तो अगर अब इसी को हम ये दिखा के करें, ये भी मैग्नीट्यूड क्या नजर आ रहा है, 0। क्यों, चूंकि इसकी लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई। तो अगर अब हमें मालूम है कि इसका मैग्नीट्यूड 0 है, तो अब 0 लिख करके इसके ऊपर क्या बनाएंगे, वेक्टर। ये मस्ट है, अगर खाली 0 लिख दे रहे हैं तो पूरा राइट एग्जामिनर को नंबर काटने का, उसको काटना भी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट। इसलिए आप देखिएगा अच्छी बुकों में वेक्टर के 0 अगर आया, जैसे हम कहते हैं भी 3 वेक्टर का एडिशन 0 आ गया, अभी हम कराएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे, तो 0 नहीं लिखा जाएगा, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा, 0 वेक्टर। और यही ऑप्शन में खाली आपसे जानने के लिए दे दिया जाए, लेट ए एंड बी आर 3 वेक्टर सच दैट वेक्टर इस रिजल्टेंट इज 0, देन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, लिख दिया जाए क्या, 0 और 0 वेक्टर ना लिखा जाए, उसके जगह पर नन ऑफ दीज लिख दिया जाए। मान लीजिए इस तरीके से हुआ कि 3 वेक्टर का एडिशन क्या आ गया, उसका रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 आने के बाद में वहां पर ऑप्शन में ये नहीं लिखा गया, 0 लिखा गया और उसके ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया और नन ऑफ दीज लिख दिया गया, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, नन ऑफ दीज। ये जरूर ध्यान रखिए। तो नल वेक्टर मीन्स क्या, ऐसा वेक्टर जिसका एंड पॉइंट इनिशियल पॉइंट से क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। और जब कोइंसाइड कर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए नल वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। समझ में आ गया। और देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, 0, ये ए टू ए। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट तो नहीं। हाँ, अब देखिए अगला पढ़ने जा रहे हैं हम यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, और इसमें यूनिट होगी, ध्यान रखिएगा, जो भी होगा जिस भी वेक्टर के हिसाब से आप इसको लेने जा रहे थे, नहीं खाली अगर यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होगी। अब वो यूनिट में क्या बन गया, 0 बन गया।
जीरो फोर्स हो गया, जीरो एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी भी जीरो हो गई। तो उसके हिसाब से आप चीजों को कंसीडर करते हैं जो आप वहां पढ़ते हैं। आइए यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे यूनिट वेक्टर। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हमने लाइन सेगमेंट का जो सिंबल दिया था वही सिंबल हम लेट कर ले रहे हैं। लेट ये इज एनी वेक्टर, एनी वेक्टर। अब कहने जा रहा है जिसका मॉडुलस क्या हो 1 हो। तो मींस क्या, अब हम अगर इसके मॉडुलस को 1 कर दें तो 100% इसको इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं, ये वेक्टर कैसा है यूनिट वेक्टर है। अगर कहीं लिख दिया गया लेट ए इज इन वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, तो अभी कहने की जरूरत ही नहीं है। तो वेक्टर ए क्या है यूनिट वेक्टर है, क्यों? चूंकि इसका मॉडुलस हमने क्या बना दिया 1 बना दिया। और यहां पर इसमें वेक्टर में ये बहुत बड़ा रोल है यूनिट वेक्टर का। इसका जो यूज हम करते हैं वो डायरेक्शन के लिए करते हैं, ओनली डायरेक्शन के लिए। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा आई कैप, जे कैप, के कैप, तो ये पार्टिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। हम यहाँ एक जनरल यूनिट वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो पार्टिकुलर है, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज कर सकते हैं आप, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और कहाँ जेड एक्सिस। और ये यूनिट वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल केस। और ये ध्यान रखिएगा कि वो इसका स्पेशल केस है। वो इसका क्या है, अगर आप आई कैप का भी मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा 1, जे कैप का भी मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा 1, के कैप का भी मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा 1। चूंकि अभी हमने पढ़ाया नहीं थी उधर हम नहीं जाना चाह रहे, हम अभी आपके इसी पर है। बोलिए बात समझ में आ गई नहीं आएगी? अब जाहिर है अगर आप आई कैप कह रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में भी तो है। अगर इसको हमने बोल दिया यूनिट वेक्टर है, सॉरी वेक्टर है, और इसके मैग्नीट्यूड को हमने 1 कर दिया, तो अब जाहिर है ये वेक्टर ए क्या हो गया यूनिट वेक्टर हो गया। अगर ये यूनिट वेक्टर हो गया तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे तो कैप लगाना ही मींस कि ये ए क्वांटिटी को हमने क्या बना दिया है यूनिट वेक्टर। जैसे आप देखिए, आपने कभी ये आई को ऐसे नहीं लिखा होगा, लिखा है? बोलिए, ये नहीं लिखा। वैसे सही ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें मालूम यूनिट वेक्टर वो भी सही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है, सही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लगाया नहीं गया है, आपने क्या लगाया है आई कैप। अगर हम यहां पर कह दें लेट ए इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये रॉन्ग नहीं है, सही है। हमने यूनिट बोल दिया है, मींस क्या कि हमें ये पता हो गया इसका मॉडुलस 1 है, सारी बात खत्म हो गई। ये नहीं कि कैप लगाना जरूरी है, ये दिमाग में रख लीजिएगा। ऐसा कोई नहीं है कि कैप लगाना जरूरी है। अगर यहां हमने लिख दिया है एरो बनाकर यूनिट वेक्टर, तो बात हो गई यूनिट वेक्टर है। कैप लगा दिया तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये अंडर स्टूड है कि यूनिट वेक्टर है, इतना ही फर्क है। अब आइए, अगर ये वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर है, तो ये भी किसी डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस में। जे कैप है तो किसकी डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस में। के कैप है तो किसकी डायरेक्शन में है? तो आइए इसके बारे में भी हम पता करें कि ये किसकी डायरेक्शन में है। और जाहिर है हमने ए को वेक्टर लिया है ना, और यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए कैप से, इसी सिंबल से। तो इसका मतलब ये ए कैप किसकी डायरेक्शन में है? ए की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में है? ए की डायरेक्शन में है। बोलिए, तो अब इसी यूनिट वेक्टर को यहां पर हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और इस तरीके से डिफाइन करने जा रहे हैं, जब इसका मॉडुलस लें तो किसके बराबर आ जाए? 1 के बराबर। तो पहला काम क्या करें कि इसके मॉडुलस से इसको डिवाइड कर दें। पहला काम क्या करें, इसकी मॉडुलस से इसको क्या करें? डिवाइड कर दें। और ऊपर किसके डायरेक्शन में है? ए के डायरेक्शन में है, तो जिसके डायरेक्शन में ऊपर वही वेक्टर ले लीजिए, कुछ और करिए ही नहीं, हो गया। कैसे हो गया? जब इसका आप मॉडुलस लेंगे तो पूरे का मॉडुलस होगा, देखिए ये किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अब आई कैप में क्यों नहीं करते हैं ये? क्योंकि वो आई कैप को जब लिखेंगे तो आई कैप ही तो लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ आई कैप। उसका ऑलरेडी मॉडुलस कितना है? 1 है, उसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, सिंपल आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। क्योंकि वहां पर उसका मॉडुलस तो ऑलरेडी क्या लिया गया है? 1 लिया ही गया है। ये एक जनरल वेक्टर के फॉर्म में एक जनरल वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। पता चला उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है,
तो हर वेक्टर की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसीडर कर सकते हैं और बगैर यूनिट वेक्टर के कोई वेक्टर नहीं हो सकता। अब जैसे ये, अब यहां पर हम आपको दिखा दें, एक टाइप का मॉडुलस लें, तो मॉडुलस से डेफिनेशन ऊपर नीचे दोनों मॉडुलस करेंगे। ये ऑलरेडी मॉडुलस के फॉर्म में है, कोई चीज मॉडुलस पे है तो क्या उसको दोबारा मॉडुलस लगा के फिर पॉजिटिव करेंगे? तो ऊपर मॉडुलस लगा दिए ए ये, और अपॉन क्या, मॉडुलस ऑफ ए, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर, 100% है। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्या, जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ये नोट करके यहां पे लिख दे रहे हैं, ए बी सी आर एनी 3 वेक्टर्स। देन a unit vector in the direction of, एक से इसको हम समझा दे रहे हैं, बस आप समझ लीजिएगा, बाकी सारी चीजें इन द डायरेक्शन ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी, ये हमको निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ, इसकी डायरेक्शन में निकालना है। हमें एबीसी कुछ दिया नहीं गया है, खाली ये दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मैग्नीट्यूड कितना बनाना है, तो अब कुछ ना लिखिए, दे आर 4 रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर लिख दें, क्योंकि इतना लंबा आप लिखेगा अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, तो लिख दें कि डायरेक्ट कर दें, तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर लिख देना है, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। जब इसको लिखने जा रहे हैं तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, इसी की डायरेक्शन में तो लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हमने ई कैप लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? ई कैप। फिजिक्स में बहुत यूज किया होगा ई कैप, आया यूज में नहीं? चलिए ई कैप लेट कर लिया, तो अगर ये लेट कर लिया तो ई कैप किसके बराबर हुआ? इसी की डायरेक्शन में लेट किया ना, तो बोलिए क्या हो जाएगा? यही वेक्टर अपॉन इसी का मॉडुलस। अगर ये सिंबल नहीं लिखना चाह रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, यही वेक्टर लिखिए, 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4 वेक्टर सी ए, ये और अपॉन क्या बोलिए, 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी ए, ये मॉडुलस के साथ। अब देख लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं, है कि नहीं है? तो रिजल्ट क्या मिला कि हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं खाली वेक्टर एक डायरेक्शन में ले लें। इसको बताने का मेरा मकसद ये था, हमने इसको जनरल फॉर्म में कर दिया। अगर यहाँ पे लैम्डा 1 कर दे, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तो कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा क्या है? स्केलर क्वांटिटी ली हमने। लैम्डा क्या है? स्केलर है, ध्यान रखिएगा। लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ये हम बोल दे रहे हैं, लेट लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर स्केलर क्वांटिटी। Then a unit vector in the direction of lambda vector a plus lambda vector b plus lambda 1 vector a plus lambda 2 vector b plus lambda 3, तो क्या हो जाएगा? लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, और इस बात को दिमाग में रखने हुए कि उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर लेना है? 1 के बराबर। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, इसको नोट कर लीजिए, आगे चलो। अब देखिए इसी यूनिट वेक्टर का रिवर्स देख लीजिए, एक और इसका बहुत बड़ा रोल है। ये इसको रिवर्स ऑर्डर में देख लीजिए, यहीं पर बता दे रहा हूं। ये यूनिट वेक्टर इस समय है एक है, और किसकी डायरेक्शन में है? वेक्टर एक डायरेक्शन में। अगर अब हम कोई वेक्टर निकालना चाहें, ये वेक्टर है, उल्टा देख लीजिए। अगर अब हमें कोई वेक्टर निकालना है तो क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ ए इंटू बोलिए एक है। रिजल्ट क्या मिला कि देखिए ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर है, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर सारा रोल, जैसे हम पीछे कहीं जो हम लोग मैथमेटिक्स में एक्स वाई लिखे, एक्स इंटू वाई लिखे, सही है, लेकिन वेक्टर में इंटू का साइन लगाने से बचेंगे, एहतियात करेंगे। कब तक? जब तक कभी हम प्रोडक्ट ना पढ़ा दें। यहां पे आप कतई नहीं लगाएंगे। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब यहां पर इंटू का साइन नहीं लगा देंगे गलती से,
अगर लगा दिया तो समझ लीजिए ब्लंडर कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती। अब आ जाइए अपने रिजल्ट पे हम आने जा रहे हैं, जिस चीज को हम बताना चाहते हैं। अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर बनाना है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड मालूम हो और उसकी डायरेक्शन में क्या मालूम हो, यूनिट वेक्टर, और फिर हम क्या करें, उससे सिंपली इंटू कर दें बिना किसी साइन के साथ, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड, सॉरी वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। जैसे आपने फिजिक्स में बहुत सी जगह पर इसी का एप्लीकेशन किया है, इसी का एप्लीकेशन किया है, और वहां पर ज्यादातर यूनिट वेक्टर ही यूज किया है। और ज्यादातर क्या है, यही यूज ही होगा। अगर मैग्नीट्यूड से इंटू कर रहे हैं तो किसमें इंटू होगा, यूनिट वेक्टर में ही होगा, उस क्वांटिटी को क्या बनाने के लिए, वेक्टर बनाने के लिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये इसका उल्टा रिजल्ट हमने पढ़ लिया, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। देखिए आइए अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलल वेक्टर्स। सीरियल नंबर उसमें दिया क्या हमने कि नहीं दिया है? दिया है तो चलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बस सब बेसिक डेफिनेशंस हैं पैरेलल वेक्टर्स। इसको हम ज्योमेट्रिकली समझा रहे हैं, यानी ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 हो या 180 हो, इसके अलावा दूसरा नहीं, 0 हो या पाई हो, वो क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं, जैसे ये इनिशियल एंड पॉइंट भी नहीं लिख रहे हैं। अब इनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को बोल दिया वेक्टर ए, दूसरे को बोल दिया वेक्टर बी। अगर अब आप इसको ध्यान से देखिए तो मैग्नीट्यूड डिस्टिंक्ट है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0, पैरेलल हो गए। एक वेक्टर हमने ये लिख दिया और दूसरा ये लिख दिया, इसको बोल दिया वेक्टर ए, इसको बोल दिया क्या है, वेक्टर बी। बताइए पैरेलल है कि नहीं है? दोनों पैरेलल हैं। मैग्नीट्यूड क्या सेम है? नहीं भाई, लेंथ अलग अलग ली है। इनके बीच का एंगल कितना है? तो रिजल्ट क्या आया कि दो वेक्टर के पैरेलल होने की पहली कंडीशन क्या आ गई, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 180, और दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकता है। तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज 0 डिग्री, 180 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या हुआ, 0 और 180 दोनों सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हम करने क्या जा रहे हैं, इसी दोनों पैरेलल की कंडीशन को वेक्टर ए, अब लाइन सेगमेंट नहीं यूज कर रहे हैं, अब किसके फॉर्म में लेने जा रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में। तो ये वेक्टर ए और बी यहां पर दोनों देख लीजिए, दोनों केसेस में क्या है, पैरेलल है। तो अब इनमें रिलेशन लिखने जा रहे हैं कि पैरेलल की कंडीशन बनने क्या जा रही है, पैरेलल की कंडीशन बनने क्या जा रही है। अब इन दोनों को इस तरीके से यूज करेंगे कि दोनों चीजें उसमें आ जाए। तो अब देखिए यहां पर क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, लैम्डा वेक्टर बी। और देखिए लैम्डा का इंटू किया है तो ये स्केलर लेते हुए किया है, क्या लेते हुए, स्केलर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब स्केलर क्वांटिटी से नहीं है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब रियल नंबर से है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्या हुआ, 2, 3, -4, -5, ये रियल नंबर्स, क्वांटिटी नहीं है। ये क्या है, स्केलर मींस क्या है, रियल नंबर। और क्यों रियल नंबर सेलेक्ट किया है, इसलिए सेलेक्ट किया है कि इसमें रियल नंबर में हमारा निगेटिव भी होता है और क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब ये अगर यहां पर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर यहां पे निगेटिव आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये बहुत बड़ा रोल अदा करने जा रहा है। जैसे हमने लिख दिया वेक्टर a इज इक्वल टू 5 वेक्टर b, या लिख दिया वेक्टर a -5 वेक्टर b इज इक्वल टू 0, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये आपके बोर्ड के अच्छे क्वेश्चन बनेंगे।
फाइंड द एंगल्स बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर हैं तो इसमें रिलेशन निकाल लीजिए खाली, और उसके साथ देख लीजिए पॉजिटिव नंबर का इंटू आ रहा है कि नेगेटिव का। अब यहां से क्या हो गया, अगर ये हम ये इसकी बात करें ये a इज इक्वल टू 5b, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो ये जिस नंबर का इंटू रहेगा अगर पॉजिटिव का है या निगेटिव का, तो डायरेक्शन को बोलेगा वो अपोजिट हो गई कि सेम डायरेक्शन हो गई, और जिस नंबर का इंटू है वो उसका मैग्नीट्यूड ही है। क्या है? मैग्नीट्यूड ही है। और निगेटिव है तब भी वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड को हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। तो अब इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अगर मैग्नीट्यूड देखना चाह रहे हैं तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 टाइम्स है किसका? वेक्टर बी का। इसका मतलब उसकी लेंथ 5 टाइम्स है। अब यहीं पर अगर हम ये लिख दें वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी इज इक्वल टू नल वेक्टर ए, ये सॉरी यहां पर हमने ये लिखा नहीं जिस चीज के बारे में हमने कहा नल वेक्टर, ये मस्ट है, अगर 0 लिखा तो रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा, ये नल वेक्टर। अगर आप ए और बी के बीच का एंगल पूछे तो क्या होगा? बोलिए 180 डिग्री। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए का ट्वाइस होगा। कैसे? अगर आप उसको मैग्नीट्यूड के कॉन्सेप्ट में देखना चाहें तो ये -2b हुआ, तो मैग्नीट्यूड को हमने किससे कहा? मॉडुलस से ही तो कहा है, तो ये मॉडुलस लगा दिए। तो अब बताइए क्या करें? ये निगेटिव का मॉडुलस क्या हो गया भाई? प्रोडक्ट रूल से दोनों का मॉडुलस अलग हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, और जो पीछे आप मॉडुलस पढ़ के आइए देखिए ए का मैग्नीट्यूड 2, तो जो ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ? 2 टाइम्स हो गया किसका? वेक्टर बी का। और ये जो साइन आ रहा है निगेटिव आ रहा है वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है? बोलिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पर हम ये लिख दें ये नोट करके कुछ रिजल्ट लिख दें, फाइंड द एंगल ये वैसे बोलते रहे, जैसे हमने लिख दिया 2a माइनस 3b प्लस 4c, जो भी हमने लिया है ये इज इक्वल टू नल वेक्टर। देन फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b एंड वेक्टर c बोलिए क्या हो जाएगा? तेज बोलिए 180 डिग्री। तो अब आपको करना क्या है? जिनके बीच का एंगल पूछा जा रहा है उन्हीं में खाली रिलेशन लाइए। किसके बीच का पूछा जा रहा है? 2a माइनस 3b और c, उन्हीं में लाइए। तो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें कोई डाउट तो नहीं? हाँ, अगर इसी में ये पूछ लिया जाए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, क्या हो गया? 2 वेक्टर ये किसके बराबर हुआ? 2 वेक्टर a माइनस 3 वेक्टर b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हुआ? 4 टाइम्स c। और ऐसे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में बना करके दिए जाएंगे, c का मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा, 1 लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, हाफ, और पूछ लिया जाएगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा कि आप क्या बेसिक पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी। बोलिए, इसमें कोई डाउट तो नहीं? यानी इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया? 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी। और उधर जाके मॉडुलस लेंगे, माइनस का मॉडुलस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और हो गया। और यहाँ पे लिखा रहेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा लेट दिस इज इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल टू 2.5 कुछ लेगा, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो इसी कॉन्सेप्ट से जो अभी मैग्नीट्यूड हमने पीछे बताया उसी कॉन्सेप्ट से आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए। बोले, इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? अब आ जाएगी, देखिए यहां पर इसी को फिर देखिए, थोड़ा सा और रिवाइज कर दे इसमें, तब पे चले। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी and the angle between vector a and b is 0 degree. Let two vectors a and b are such that the angle between vector a and vector b is 0 and vector a is equal to lambda times vector b. Then find the range of lambda. तेज बोलिए, 0 to infinite. Very good. अगर यही कह दें इनके बीच का एंगल, ये इसको इधर लाके ट्रांसफर कर लिया गया, इज इक्वल टू नल वेक्टर बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसको इधर ले आइए। अगर ये प्लस करके इज इक्वल टू 0 कर दें, नल वेक्टर कर दें, और तब आपसे पूछ लें कि
ये पूछ ले कि उनके बीच का एंगल जो है 180 डिग्री है, तब क्या होगा? तो ये कुछ भी कंडीशन किसी के साथ आ सकती है लैम्डा निकालने के लिए। अगर लैम्डा की वैल्यू दे दी गई कोई रियल नंबर, तो आप पहचान ही जाएंगे उनके बीच का एंगल क्या है। दोनों चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए भाई, इसमें कोई डाउट? इसको नोट कर लिए, फिर आगे चले। देखिए एक चीज यहां पर और देख लीजिए, जैसे वेक्टर ए बी के पैरेलल है, तो यहां पर हमने वेक्टर ए इक्वल टू 5 टाइम्स बी लिया है। तो अब ए का मैग्नीट्यूड तो बी का 5 टाइम्स हो गया। ए और बी दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर यहीं पर हम आपसे एक चीज और पूछ लें, वेक्टर बी और 5b के बीच का एंगल कितना होगा? वेक्टर बी और 5b, अगर यहीं पर एक चीज हम आपसे पूछ ले थोड़ा सा कंफ्यूज कराने के लिए, ये वेक्टर बी और 5b के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा। हम कहते हैं वेक्टर बी और -5b के बीच का एंगल क्या होगा? बोलिए। हम कहते हैं वेक्टर बी और, एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए वेक्टर बी और -5b के बीच का एंगल क्या होगा? हम खाली आपको बोल्ड करना चाह रहे हैं, आप बेहिचक बोलिए क्या होगा। अगर हम कह दें कि वेक्टर ए और लैम्डा ए के बीच का एंगल क्या होगा, यहां पे लिख रहे हैं वेक्टर ए और लैम्डा ए के बीच का एंगल क्या होगा? ए, ये इसके बारे में बताइए। वेक्टर ए और लैम्डा वेक्टर ए के बीच एंगल क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या होगा? 0। लैम्डा निगेटिव है तो क्या? 180 डिग्री। मीन्स क्या? 0 भी हो सकता है, मे बी 0 एंड 180 डिग्री, दोनों नहीं होगा एट ए टाइम। अब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए ये बी के लिए लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और इसमें 5 टाइम ही तो किया गया, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। उसी बी के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया। भाई जो बी लेंथ लीजिए उसी को क्या कर दिया गया? उसी पर ही तो है, उसका 5 टाइम्स लेंथ ले ली गई है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यहां पर ए का क्या कर दिया गया? उसकी लेंथ को लैम्डा टाइम्स कर दिया गया। अब लैम्डा क्या हो सकता है? 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से क्या हो सकता है? स्मॉलर भी हो सकता है। तो यार सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसके बीच एंगल अगर पूछा जाए क्या होगा? 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, मे बी 0 और 180। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी, क्योंकि ये पैरेलल का स्पेशल केस है। क्या है? कोइंसिडेंट वेक्टर्स है। पैरेलल का क्या है? अभी पैरेलल नहीं पढ़ाया ना? चलिए, हाँ पैरेलल तो पढ़ा ही दिया, पैरेलल तो पढ़ा ही रहे। समझ में आई नहीं? ये पैरेलल का क्या है? स्पेशल केस है। चलिए भी इस पे बात करते हैं, जिसका नाम है क्या? कोलिनियर। यहां पे नाम बदल जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स। क्या होगा? कोलिनियर। ये कोलिनियर है, अभी इसकी हम बात करेंगे आगे इसी पैरेलल में ही, नोट कर लीजिए। देखिए इसी पैरेलल वेक्टर में आपने दो चीजें देखी, जिनके बीच का एंगल क्या था? 0 था, और कुछ के बीच का एंगल क्या था? तो जिनके बीच का एंगल 0 होता है उनको क्या बोलेंगे? लाइक पैरेलल। और जिनके बीच का एंगल क्या होता है? 180 होता है, उनको क्या बोलेंगे? अनलाइक पैरेलल। तो यहाँ पर लाइक और अनलाइक का हम खाली वेन डायग्राम बना के दिखाते हो, सॉरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहे हैं। लाइक कौन सा नंबर है? 4th। लाइक पैरेलल एंड अनलाइक पैरेलल। वेक्टर पढ़ रहे थे, वेक्टर आगे लिख नहीं रहे, चलिए लिख दे रहे हैं वेक्टर लाइक एंड अनलाइक पैरेलल। ये देखिए ये कैसे है? लाइक पैरेलल है, ये लाइक पैरेलल है, और ये कैसे है? बोलिए, अनलाइक। अब आप समझ गए। अब आइए यहीं पे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल वेक्टर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देखने में कुछ नहीं लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, ये ए और बी 2 वेक्टर्स हैं, लेट ए एंड बी आर एनी 2 वेक्टर्स, और अगर हम इक्वल पढ़ने जा रहे हैं तो ये पैरेलल का स्पेशल केस है।
ये पैरेलल का क्या है, स्पेशल केस है। तो पहले यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल की कंडीशन लगा दे रहे हैं, ये यहीं से पढ़ने जा रहे हैं। इक्वल कब होगा, जब लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और लैम्डा की 1 वैल्यू लेना मीन्स क्या, ये इसकी कंडीशन हो गई पैरेलल के थ्रू इक्वल होने की। अगर ये लिख दिया गया वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इक्वल होने की कंडीशन ही क्या हो गई, ये देखिए ये कंडीशन हो गई और ये दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। अब इनके बीच का एंगल क्या है, 0। तो एंगल जरूरी है क्या, 0 होना चाहिए, किसके लिए, इक्वल के लिए। देखिए पॉजिटिव लिया। तो ये जो आप इक्वल वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है, पैरेलल का स्पेशल केस है। ये देख लीजिए, ये एक वेक्टर ये हमने ले लिया ए, तो दूसरा भी ये देखिए उसी मैग्नीट्यूड उसी लेंथ का ले लिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई। अगर हम ऐसे ले लें यहाँ पर ए, ये ले लें वेक्टर ए ये, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वेक्टर बी भी लेना पड़ेगा। रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि ये वेक्टर ए बी पे चला आया और बी कहाँ पे चला आया, ए पर। वही केस यहाँ पर भी हुआ। कहीं भी दो वेक्टर ले लीजिए, ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं। और दो वेक्टर का इक्वल होना ही वेक्टर की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसी बिहाफ पर ही जब आपने वेक्टर एडिशन लिया है और वो लिया है ये ज्योमेट्रिकली लिया है, तो आपने क्या किया, दो वेक्टर ए और बी लिया है। मान लीजिए फिर आपने अपनी कॉपी के अकॉर्डिंग ए को हॉरिजॉन्टल लिया होगा, जैसे भी लिया होगा, और बी वेक्टर को ला करके आपने वेक्टर ए के एंड पॉइंट पे शिफ्ट कराया, उसको ले करके आए हैं कहीं से। वो जरूर नहीं बी वहीं पे है, ये भी तो हम आपको बताएंगे, जब एडिशन पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे ही। तो ये चीज बहुत बड़ा रोल अदा करती है, कहाँ, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर पे ले जाने के लिए। तो अगर दो वेक्टर हो गए तब उसी मैग्नीट्यूड उसी डायरेक्शन के लिए कहीं पर भी ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये ए है, अब यहां लेके जाए इसी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा रोल है किसका, दो वेक्टर के इक्वल होने की कंडीशन किसके लिए, शिफ्टिंग के लिए। इसमें एडिशन में बहुत बड़ा रोल होता है, सब्सट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। और जब ज्योमेट्रिकली हम एडिशन करते हैं या जिसको आप कह सकते हैं आप ला पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, तो हाँ यही करते हैं, यही काम करते हैं। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए, तो इक्वल में कोई वो नहीं है। हाँ, अगर हम वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस टाइम वेक्टर बी लिख दें तो इक्वल नहीं है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का सेम होना मस्ट है, दोनों का सेम होना मस्ट है। अब आ जाइए, यहीं पर अगला पढ़ने जा रहे हैं कोलिनियर वेक्टर। ये कोलिनियर वेक्टर्स, इसके बारे में काफी हद तक अभी हम पीछे एक्सप्लेन करके आए हैं। जैसे ये वेक्टर ए और ये 5 वेक्टर है, ये क्या है, कोलिनियर है। यानी और ये वेक्टर ए एंड -6 वेक्टर है, ये भी क्या है, कोलिनियर। डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 6 है। उसी लाइन सेगमेंट को हमने क्या किया, एक्सटेंड करा दिया। यानी मीन्स क्या, सच वेक्टर्स which are parallel to the same line are called collinear vectors। जैसे ये, अब यहाँ पर इसको ज्योमेट्रिकली हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ ए ले लिया, ये वेक्टर ए बी ले लिया, ये और ये ले लिया, सी ले लिया, और ये वेक्टर बी सी भी ले लिया, या ये कह लीजिए वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी क्या है, कोलिनियर है। तो इसका अगर हम ए बी बी सी ले लेंगे तो क्या गारंटी कि इसी पर है, तो हम तो फिगर में दिखा रहे हैं ना, कहां दिखा रहे हैं, फिगर में। तो आप क्या करिएगा कि अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो उसके इनिशियल या एंड पॉइंट को सेम कर दीजिएगा, इनिशियल और एंड पॉइंट को सेम कर दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को। जैसे देखिए, अब इसको यहां एक हम ले रहे हैं, मान लीजिए यहां पर हमने एक ले लिया ये डी पॉइंट, ये डायरेक्शन ले ली। अब यहां पर देखिए, जैसे ए बी किसका कोलिनियर है,
AC का। AB BC का कोलिनियर हम नहीं बोल सकते, कहने तो कहे यहाँ फिगर में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर अभी हम AB और ये वैसे बोल सकते हैं, क्योंकि B कोइंसाइड करा दिया हमने यहाँ पर, B को क्या कर दिया, कोइंसाइड करा दिया बोल सकते हैं। यानी क्या, इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट, यानी इनमें से जो इनिशियल एंड पॉइंट है वो कोई भी एक पॉइंट या दोनों पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जैसे ये यहाँ पर A और 5 है, एक पॉइंट सेम होगा दूसरा नहीं होगा, या कोई पॉइंट ना सेम ले लीजिए, लाइन आप वो ले लीजिए, उसी के पैरेलल ले लीजिए। तो कोलिनियर मीन्स क्या, कि ऐसे वेक्टर, बोलिए, जो सेम लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो यहां पर भी यही कंडीशन बनेगी, A इज इक्वल टू क्या, लैम्डा बी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल का स्पेशल केस है, यही बनेगा। और देखिए हर कोलिनियर, अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हर कोलिनियर वेक्टर्स क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पैरेलल वेक्टर्स क्या हो, कोलिनियर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, हर पैरेलल वेक्टर्स हम लिख तो दिए कंडीशन, लेकिन जरूर दिमाग में रखिएगा यही पैरेलल की भी कंडीशन है। क्यों लिख दिया है, क्योंकि उसी हिसाब से लिख दिया है कि जितने कोलिनियर वेक्टर्स हैं सब क्या हैं, पैरेलल, इसलिए लिख दिया। लेकिन हर पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है कि क्या हो, कोलिनियर। इस फिगर से दिमाग में रखिएगा। तो बोलिए कोलिनियर समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं, इसको नोट कर लीजिए, फिक्स कर दीजिएगा। सीरियल नंबर बोलेगा उससे 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट कहते किसे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने ओरिजिन लेट कर लिया, ये पॉइंट ए लेट कर लिया। अब इसी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर यानी ओ ए, ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर पीवी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब दूसरी बात, जब इसको ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं तो देख लीजिए, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, वो क्या कहलाएगा। और पीछे कोऑर्डिनेट में आप पढ़ के भी आए हैं कि ओरिजिन को हम ले जाके कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस पॉइंट को हम चाहें, भले ओ कहें ना कहें, ओरिजिन लेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई पैरेललोग्राम लिया ABCD और बोल दिया लेट ए इज ओरिजिन सफिशिएंट है, हमने ओरिजिन को लाके शिफ्ट कर दिया है। ये कहने की जरूरत नहीं, हमको शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं, इसलिए कोई मसला नहीं है। समझ बात आई नहीं आई, ओरिजिन वही है, कहीं और से नहीं आया है। अभी आप देखेंगे कि 2 डायमेंशन में भी रिप्रेजेंट होगा, 3 डायमेंशन में भी रिप्रेजेंट होगा, वही। समझ में आ गया, यानी पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाए। और अभी जब हम इसकी वो 3D पे जाएंगे तो और बड़ा रोल होगा इसका, और वेक्टर से ही हम 3D पढ़ाएंगे। तो अब वहां पर क्या होगा कि अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हमने यहाँ पर वेक्टर ओपी लिख दिया, अब हम ओरिजिन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर किसका, पी का। मींस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर। बोलिए, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब आ जाइए कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, इसको आगे पढ़ेंगे, इसका भी बहुत बड़ा रोल है और इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स यानी मीन्स क्या, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो, क्या कहलाएंगे, सच वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड। तो जैसे यहां पर हमने ये एक प्लेन बना लिया, ये हम यहां पर बना रहे हैं, और ये बोर्ड हमारा खुद एक प्लेन है, तो इसमें जितना वेक्टर लेंगे सब क्या होगा, इस बोर्ड का क्या होगा, कोप्लेनर होगा। ये हमने एक प्लेन बना लिया, ये वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर हमने लिया, ये वेक्टर हमने लिया, ये सब क्या है, कोप्लेनर, यानी इसी प्लेन में है। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। आइए अब कुछ और खाली डेफिनेशन के फॉर्म में इनको जानना है, बाकी इनका कोई कहीं यूज नहीं है।
कभी मान लीजिए ऐसी चीज आ ही गई तो आपको पता होना चाहिए। लोकलाइज्ड वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो वो क्या कहलाएगा? इनिशियल पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पर ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये फिक्स हो, ये वेक्टर ए बी ले लिया, ये क्या फिक्स्ड हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इसको फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर ये जस्ट इसका जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, नॉट फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। अगला देख लीजिए, को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, ये डैश ना लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, वो आदत बनी हमारी लिखने की। को इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिसके इनिशियल पॉइंट क्या हो? सेम हो। ए यहीं से ये इनिशियल पॉइंट ले लिया, ये यहीं से सारे वेक्टर ये ड्रॉ कर दीजिए। अब आपको फिजिक्स की कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। आपने जब रिजल्टेंट पढ़ा होगा वेक्टर्स का, क्वेश्चन किया होगा 11th में, तो वही फिगर नजर आ रही है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंगल लेकर के उनको को इनिशियल बनाया गया था भाई, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप लेके आए हैं, तभी तो सॉल्व किए हैं। अरे कैपिटल एक्स आर इक्वल टू आर कॉस थीटा इक्वल टू x1 कॉस थीटा 1, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स, कुछ सुना सुना लग रहा है? समझ में आ गया? को इनिशियल वेक्टर्स, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए एक और छोटी मोटी डेफिनेशन बची इसी से रिलेटेड, को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स, को मीन साथ, टर्मिनल आपको बता ही चुके हैं, जिसके एंड पॉइंट क्या हो? बोलो ए। ये सब क्या है? इसको पी बोल दिया। समझ में आ गया? ये को टर्मिनल, जैसे टर्मिनल पॉइंट क्या हो? सेम, को टर्मिनल कहलाएंगे। समझ में आ गया? जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलिए। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, या इससे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर पढ़ रहे हैं। ये पढ़ लें तब उसको जाते हैं, उसके बाद तुरंत जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो स्केलर का मतलब फिर वही हम कह रहे हैं, क्वांटिटी नहीं है, रियल नंबर जिसको हमने स्केलर का। अब यहां पर लैम्डा को हमने एक स्केलर ले लिया, ये स्केलर, और जीरो से मल्टीप्लाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा, नहीं जीरो से मल्टीप्लाई कर दे, ये दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए कभी भी। तो अगर कोई वेक्टर ए है, इसको लैम्डा से इनटू करें, तो हमारा यहाँ बताने का मकसद क्या है? ये लैम्डा एक रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो, कि जीरो से आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन आकर के वो चीज जीरो बनी है, पीछे बहुत जगहों पे जीरो बनी चीज है, तो वो अलग चीज हो गई। तो अब यहां से क्या हुआ कि ये लैम्डा हमारा क्या हो गया? स्केलर हो गया। अब इस लैम्डा ए जो है वो पैरेलल है किसके? वेक्टर ए के। क्यों? चूंकि लैम्डा क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा? निगेटिव होगा। और इनटू करने का मतलब इसके बीच में कोई साइन नहीं लगाएंगे, जो अभी हमने पीछे बताया भी है। वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, नहीं, वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए टाइम, वही चीज है। चाहे वो वेक्टर के साथ में हो, चाहे वो यूनिट वेक्टर के साथ में हो, कभी कोई साइन नहीं लगेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर में पढ़े एक्स इंटू वाई लिख दिया, इंटू लगा दिया, तो वो चीज यहाँ ध्यान रखेंगे। अब आइए हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, टू वेक्टर्स।
एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये पढ़ने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब देखिए हमने लेट कर लिया ए और बी दो वेक्टर हैं, अगर इनका एडिशन लेना है तो ये लीजिए, ले लिया जनरल फॉर्म में, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया। लेकिन अगर हमको यही पढ़ना है तो हम लोग पीछे पढ़ के ही आए हैं भाई, बीच में भाई ए और बी दो वेक्टर हैं, इनके बीच में प्लस का साइन लगा दिया, एडिशन हो गया। तो उसको पढ़ने क्या मकसद हुआ? तो यहां पर मेन रोल क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ज्योमेट्रिकली पढ़ने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोल है। और एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। तो रिजल्ट क्या मिला कि किसी वेक्टर में क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होती, तो इसका जो एडिशन होगा वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन सेगमेंट से। अब आ जाइए, अब यहां पर हम ज्योमेट्रिकली एडिशन लेने जा रहे हैं, ये ज्योमेट्रिकली ये एडिशन लेने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकली एडिशन लेने जा रहे हैं, मेन रोल ये है। तो अब देखिए ये ए और बी दो वेक्टर हमने ले लिया। अब भाई दो वेक्टर हैं तो जाहिर है किसी वेक्टर को हमने ये डायरेक्शन ले लिया, वेक्टर ए है, और दूसरे वेक्टर को हमने ये डायरेक्शन ले लिया, ये वेक्टर बी है अपना है। और जाहिर अगर इसको हम जब एडिशन लेने जाएंगे तो एक अपने कॉपी में जिससे हमको देखने में भी आसानी हो, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो वेक्टर ए लिया है इस वेक्टर को हम बजाय इस डायरेक्शन का लेने के हम ये हॉरिजॉन्टली हमने लिया, जिससे हमें कॉपी में जब कोई चीज दिखाई पड़े इसको जाने क्या शिफ्ट नहीं किया है, बजाय ये डायरेक्शन लेने की अपनी सहूलियत के लिए, जिससे कॉपी में जब हम देखें तो हमको कोई चीज बिल्कुल वो दिखाई पड़े, इसीलिए हमने ये वेक्टर ए ले लिया है और इसको लाइन सेगमेंट ए बी से रिप्रेजेंट कर दिया। ये बात समझ में आई? ये बजाय लेने के हमने पहले से कंसीडर कर लिया, जिससे आपके दिमाग में ये बात ना आने पाएगी ये क्यों नहीं लिया हमने, तो इससे भी एडिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हमारी कॉपी में वो चीज क्या होगी, फिगर में थोड़ा सा वो दिखाई पड़ेगा, वो भी सही है, लेकिन प्रेफरेंस हम किसको दे रहे हैं, इस वेक्टर को। ये हमने वेक्टर ए लेट किया है, शिफ्ट नहीं किया है। अब ध्यान रखिएगा वेक्टर बी को अब हम इस तरीके से लेने जा रहे हैं, ये क्या लेने जा रहे हैं, इस तरीके से, जिससे क्यों लेने जा रहे हैं, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा ये भी सही है, दोनों केसेस इसके सही है, ये भी सही है इसका वेक्टर का। यहां लेंगे तो फिर एडिशन यहां शुरू करेंगे, कंडीशन वही बनेगी जो हम यहां बनाने जा रहे हैं, क्योंकि छोटे क्लासेस में आपने जो इसकी अभी फिगर बनाई है उसी फिगर को दिखाने के लिए हम करने जा रहे हैं सब, बस और कुछ नहीं है। तो ये वेक्टर ए हमने लेट कर लिया। अब ये वेक्टर बी, इसको हमने सी डी लेट कर लिया, ये। अब बताइए इस समय इनिशियल एंड पॉइंट ये, इनिशियल एंड पॉइंट ये, कितने इनिशियल पॉइंट हो गए, दो। कितने एंड पॉइंट हो गए, बोलिए, दो। तो कुल कितने हो गए, 4। और जब एडिशन ऑफ टू वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं तो एक ही वेक्टर तो आएगा, तो जाहिर है उसमें क्या होना चाहिए, एक इनिशियल पॉइंट बचना चाहिए, एक क्या बचना चाहिए, एंड पॉइंट। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है कि अगर इन दोनों को ऐड करने जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों का एक पॉइंट कोइंसाइड करना चाहिए, और जब तक कोइंसाइड नहीं करेगा तब तक एडिशन नहीं हो सकता। जब तक कोइंसाइड नहीं करेगा एडिशन, हाँ देखिए ए और बी का एडिशन लेने जा रहे हैं, तो अब हमने क्या कहा कि इसमें इनिशियल एंड पॉइंट, इसमें भी इनिशियल एंड पॉइंट, और जाहिर है इनका एडिशन भी क्या है, एक वेक्टर है तो एक ही लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास दो इनिशियल पॉइंट हो गए, क्या हो गए, दो एंड पॉइंट। अब रिजल्ट क्या मिला कि इसकी लाइन सेगमेंट आई और इसकी भी लाइन सेगमेंट में आई, तो जब इसका एडिशन लेंगे तो जाहिर है लाइन सेगमेंट उसकी क्या होगी, दोनों के एडिशन में इससे बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, इससे भी बड़ी होगी, बोले ग्रेटर होगी, दोनों से ग्रेटर होगी कि नहीं होगी। अब दोनों से ग्रेटर होने के लिए क्या करना चाहिए, जो पहला वेक्टर हमने लिखा, जैसे हम a प्लस बी निकालने जा रहे हैं, यहाँ पर ये जो पीछे हम निकाल के आए ये निकालने जा रहे हैं, और ये हमने अलजेब्रिक एडिशन लिया, अब ये हम ज्योमेट्रिकली लेने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एडिशन करने जा रहे हैं एडिशन का। तो क्या होगा कि पहला जो वेक्टर है उसकी पूरी लेंथ हमको मिल जाए, इसका एंड पॉइंट जो दूसरा वेक्टर है और इसकी पूरी लेंथ मिल जाए, उसका इनिशियल पॉइंट इससे क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, और उसके एंड पॉइंट को हम सेव करते रहे।
जब यहाँ पे कोइंसाइड करेंगे और देखिए इसी डायरेक्शन का, इसी मैग्नीट्यूड का यहाँ से ये वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू जो अभी हमने इक्वल वेक्टर पढ़ाया है उसी कंडीशन से ड्रॉ करने जा रहे हैं। वेक्टर की कौन सी प्रॉपर्टी बोलिए, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसी से ये हम ड्रॉ करने जा रहे हैं यहाँ पर ए, और इसको बोल दिया क्या सी, और ये कोई और नहीं लिया, क्या लिया, वेक्टर बी लिया। तो एडिशन के लिए जरूरी है कि जिस वेक्टर का एडिशन करने जा रहे हैं इसमें वेक्टर ए का एंड पॉइंट बी के इनिशियल पॉइंट से क्या करना चाहिए, कोइंसाइड करना चाहिए, और जिसको पहले लिखा उसी के लिए है कंडीशन, किसी और को नहीं। अगर बी को पहले लिखेंगे तो बी का एंड पॉइंट किससे कोइंसाइड करना चाहिए, ए के इनिशियल पॉइंट से। ये एडिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एडिशन होने के लिए ज्योमेट्रिकली ये कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। जब तक ये कंडीशन नहीं होगी तब तक एडिशन नहीं हो सकता। ज्योमेट्रिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। और देखिए, और ये वेक्टर बी को इसी मैग्नीट्यूड इसी डायरेक्शन का देखिए हमने शिफ्ट कर दिया। वेक्टर ए को क्यों हॉरिजॉन्टली लिया, समझ में आ गया। अब आ जाइए, देखिए अब हमारे पास दो पॉइंट सेफ हो गए। कौन कौन से, ए और सी। जैसे ए को सी से ज्वाइन करेंगे यही हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी हो गया। मींस क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसी और के बराबर नहीं आया। किसके बराबर आया, इसी के बराबर। इनिशियल पॉइंट ए हो गया। अब ये जाहिर है दोनों से तो ग्रेटर हाई है, बोलिए क्यों कोइंसाइड कराया, ये समझ में बात आई। अब आ जाइए, इसी को हम क्या लिख दें, ए को हमने किससे रिप्रेजेंट किया भाई, जब ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली हर चीज कर लीजिए। ए बी लिख दिया, इसको क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया, और बचा क्या, ए सी ए। ये देखिए वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए सी आ गया। अब इस पे हम अगले टर्म पे बात करेंगे। और देखिए इसको हॉरिजॉन्टल क्यों लिया है, क्योंकि अभी हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। तो जो आप छोटे क्लासेस में पैरेललोग्राम पढ़ के आए वो यही पढ़ के आए कि हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वो लेते हैं। क्यों भाई, अगर ये ले लेते तो आप कहते पता नहीं कैसा पैरेललोग्राम बना दिए। अभी तक तो हम पैरेललोग्राम ऐसे पढ़ के आए हैं। ये देखिए एक हॉरिजॉन्टल ले लिया, लेते हैं नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग कॉपी में कोई चीज लिखते हैं तो अपने हिसाब से लिखते हैं कि वो चीजें दिखाई पड़े ठीक, इसीलिए लिया गया इसको। बात समझ में आएगी। और हर केसेस के लिए सही है, ऐसा नहीं है कि और केस लेंगे सही नहीं होगा। पैरेललोग्राम हर केस बनेगा। इसके आगे हम अगले टर्म पे बात करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।